बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे फ्रॉम लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हर डे के हिसाब से जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डे नंबर 8। जो सेकंड वीक है आप उसको टूज भी कहते हैं क्योंकि ये टू इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब हर चीज़ जो है वो टू में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो सबसे पहले है डे नंबर 8। डे नंबर 8 पे सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट है वो किस में डिवाइड हो जाती है, दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होती है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना है। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और जो आपके पास सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन ये जो हैं इनके दरमियान कोई में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती। इस वजह से इनका लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस जो है वो बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो है वो माइटोटिक डिवीजन होगी। इन्होंने माइटोटिक डिवीजन करनी है और इन्होंने पॉलीफ्रेट करते जाना है और उसके बाद इन्होंने किस में एंटर होते जाना है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में एंटर होते जाना है। और इन्होंने जो है वो क्या कर जाना है, अपनी मेम्ब्रेन को लूज़ करते जाना और फ्यूज़ होते जाना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने पहले पढ़ा कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है। अभी वो पेनिट्रेट कर चुका है अंदर, थोड़ा बहुत अभी अंदर जा चुका है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं जी आपके पास जो इनर सेल मैस, जो एम्ब्रियोब्लास्ट था। ठीक है, ये तो आउटर सेल मैस ट्रोफोब्लास्ट था जिसने डिवाइड हुआ था दो लेयर। जो इनर मैस था उसका जो है वो एम्ब्रियोब्लास्ट जो था वो दो लेयर्स में डिवाइड हुआ। ऊपर वाली एपीब्लास्ट थी और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट थी। ठीक है, ये जो येलो वाली थी ये हाइपोब्लास्ट थी, ये जो ब्लू वाली थी ये एपीब्लास्ट थी। ठीक है, अभी जो एपीब्लास्ट है इसके कुछ सेल जो हैं वो ऊपर की तरफ पॉलीफ्रेट कर जाएंगे। ठीक है, जो आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके साथ, और कोई एक कैविटी अंदर क्रिएट हो जाएगी। इस कैविटी को आपने क्या कहना है, एमनियोटिक कैविटी कहना है। ठीक है, और इसके ऊपर वाले जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं उनको आपने एमनियोब्लास्ट कह देना है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। उसके अलावा जो अंदर इम्प्लांटेशन हो रही है, ये जो एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा होगा ना, जो इम्प्लांटेशन साइट पर, ये बहुत ही हाईली वेस्कुलर होगा। एडमेंटेशन मतलब इनके पास जो एडिमा बहुत ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें टॉर्टरस ग्लैंड्स होंगे, ये जो ग्लैंड्स टाइप हैं आपके पास टॉर्टरस ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करेंगे, ग्लाइकोजन और म्यूकस वगैरह सिक्रीट करेंगे जिससे नरिशमेंट प्रोवाइड होगी। ठीक है, अब आते हैं डे नंबर 9 की तरफ। डे नंबर 9 में आपने याद रखना है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पेनिट्रेट कर चुका है। ठीक है, उसके अलावा अब नीचे जो प्लग था, ये जो आपकी ये जो मेम्ब्रेन थी ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अंदर पूरे तरीके से जल जाएगा ब्लास्टोसिस्ट और नीचे वाली मेम्ब्रेन जो है वो फाइब्रिन के जरिए जो है वो फाइब्रिन कोआगुलम के ज़रिए जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्रोग्रेस कर रही होगी, उसकी डेवलपमेंट हो रही होगी एम्ब्रियोनिक पोल पर। ठीक है, अब अगर आप इसको इधर देखें, ये आपके पास डे नंबर 9 शो किया हुआ है। डे नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि अब ये आपके पास क्या क्रिएट होना शुरू हो गए, ये आपके पास लकूना वगैरह क्रिएट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ लकूना अगर फ्यूज़ कर जाएंगे तो ये लकूना नेटवर्क बना देंगे। इस स्टेज को, ये जो लकूना की फॉर्मेशन की स्टेज है, इसको आपने लकूनर स्टेज कहना है। ठीक है, उसके अलावा एब एम्ब्रियोनिक पोल पर जो है ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं, हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं ना, उन्होंने आपकी किसके साथ पेनिट्रेट कर जाना, मतलब कि उन्होंने आपके बिल्कुल ये जो हमने कहा था कि साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके साथ साथ गुजरना है। ठीक है, और उन्होंने साइटोट्रोफोब्लास्ट की इनर लाइनिंग बना देनी है। ठीक है, जिसको आपने क्या कहना है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन कहना है। ठीक है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन बना दी है वाली। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन बनने की इसके बाद जो है इसको आप हाउजर्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या बनेगा आपके पास, एक्सोसिलोमिक कैविटी बनेगी या प्रिमिटिव योक सैक बनेगा, प्रिमिटिव योक सैक या एक्सोसिलोमिक कैविटी बनेगी। तो हमारे पास जो डे नंबर 9 है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी। एक तो ये कि फाइब्रिन क्लॉट की फॉर्मेशन, स्टिल पेनिट्रेशन, उसके अलावा हाइपोब्लास्ट जो है उसने क्या फॉर्म किया आपके पास, योक सैक की फॉर्मेशन की, प्रिमिटिव योक सैक। उसके अलावा लेकुनर स्टेज आई कि लेकुनर फॉर्मेशन हुई। अब आते डे नंबर 11 और डे नंबर 12 पे। अभी स्टिल जो है वो अब आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है ना वो कम्प्लीटली इम्बेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है,
अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कम्प्लीटली इनबेड हो गया है, यहाँ क्लॉट ने जो है उसको डिफेक्ट को क्लोज कर दिया है। उसके अलावा आपके पास जो है ये आगे की तरफ धंसता जा रहा है और जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है उसने मेटर्नल कैपलरीज जो थी उनके साथ टकराएगा और उनको ब्रेक करेगा, रप्चर करेगा, तो खून उनमें से जो आपकी जो मेटर्नल कैपलरीज हैं या मेटर्नल साइनोसॉइड्स हैं उनमें से निकल के खून जो है वो आपके लेकुना में आना शुरू हो जाएगा, लेकुना नेटवर्क में आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमने कहा ये जो आपकी छोटे छोटे लेकुना पहले बन रहे थे इन सब ने फ्यूज़ करके एक लेकुना नेटवर्क बना देना है डे नंबर 11 और 12 पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये मैंने बता दिया कि साइनोसॉइड्स वगैरह हैं, जब वो डायलेट हो जाती हैं और उसके अंदर आ जाता है ब्लड। अब ये जैसी ब्लड इसके अंदर आएगा ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आना शुरू होगा फ्रॉम मैटरनल साइनोसॉइड्स। अब ये क्या डेवलप हो जाएगी, एक यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आप देखिए जो हाइपोब्लास्ट की एक लेयर थी जो हमने कहा ये इन्होंने बिल्कुल साथ ये बना रहे थे, ये वाली जो लेयर है इसको हमने नाम दिया था एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन दिया था नाम, ठीक है। अब ये जो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है इसके दरमियान जो है वो स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, ये स्पेसेस क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये क्या बन जाएगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनना शुरू हो जाएगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये जो आपके पास ये जो कैविटीज़ बन रही हैं ये ऑल द वे जो है वो कॉन्टीन्यूस होंगी एक्सेप्ट इस जगह पे, इस जगह पे ये जो है वो नहीं होगी कॉन्टीन्यूस, क्योंकि यहाँ से जो है कनेक्टिंग स्टॉक बनेगी और ये जो आपकी डिस्क है ये बाहर वाले जो सेल्स है मतलब सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ जो है वो कॉन्टीन्यूस रहेगी, ठीक है। और इधर कनेक्टिंग स्टॉक बनेगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास क्या बनना शुरू होगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनी। उसके बाद ये जो कैविटी डेवलप होना शुरू, इसको हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी का। अब ये जो कैविटी की वॉल सारी फ्यूज़ कर जाएंगी तो आपके पास दो लेयर्स बन जाएंगी, एक ये वाली होगी ऊपर वाली और एक ये वाली होगी नीचे वाली, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होगी जो बिल्कुल कवर जिसने किया होगा आपकी योग सैक को, उसको आप क्या नाम देंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सप्लैंक्निक मीजोडर्म, ठीक है। और जिसको जो आपकी बिल्कुल जिसने एमनियन को भी लाइन किया हुआ है, उसके अलावा आपके पास योग सैक को भी लाइन किया हुआ है, ये वाली जो आपके पास आएगी मेम्ब्रेन, इसको आप क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म। तो दो मीजोडर्म भी बन गई, ठीक है। कनेक्टिंग स्टॉक का भी जिक्र कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो हमने कहा कि अंदर आपके पास ये जो सराउंडिंग एरिया वाला आपके पास एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा है ये जो है डिसिडुअल रिएक्शन कर रहा होगा। डिसिडुअल रिएक्शन क्यों कर रहा होगा, बिकॉज इस ये जो है वो हाईली वेस्कुलर होगा। उसके अलावा एडिमेटेशियस है, मतलब कि इसके पास एडिमा हुआ है। उसके अलावा रिच इन ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स वगैरह है जिससे वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपके फीटस को, ठीक है। यही लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, ठीक है। और ये जो इम्प्लांटेशन, पहले तो इम्प्लांटेशन साइड पे था, डिसिडुअल रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद अब ये जो पूरे एंडोमीट्रियम के अंदर जो है डिसिडुअल रिएक्शन हो रहा है। अब आपको डे नंबर 11 और 12 की मुझे लगता है कि पूरी समझ आ गई होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि कंप्लीट इम्बेडमेंट हो गई है, उसके अलावा लेकुनर नेटवर्क की डेवलपमेंट, साइनोसॉइड्स की फॉर्मेशन, उसके बाद यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और कैविटी कैसे डेवलप हुई, उसके बाद सोमैटिक और सप्लैंक्निक मीजोडर्म, कनेक्टिंग स्टॉक कहाँ बनेगी और डिसिडुअल रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आते हैं डे नंबर 13 पर। डे नंबर 13 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना है कि जो डिफेक्ट है ये पूरा हील हो चुका है। अब आप यहाँ देख लें बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं रहा है। उसके अलावा वो कहते हैं हाउ एवर कुछ जो है इम्प्लांटेशन साइड पे जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना आपके मैटरनल साइनोसॉइड से जो है वो लेकुना के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जो हाई प्रेशर के साथ आ रहा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये जो है वो 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो इसलिए जो है ना फीमेल जो है इसको कंफ्यूज कर जाती है विद दी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। हालांकि उसको ये नहीं पता होता कि ये फर्टिलाइजेशन की वजह से जो प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग है ये हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में उसको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इस तरह, ठीक है। एक बात ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि अब ये आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके अंदर ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसके अंदर क्या डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, विलाई डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये विलाई क्रैम्प ऑफ कोलमनर सेल्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे जिनके इर्द गिर्द क्या होगी, सेंसिटियम होगी, सेंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट होगी। इसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी विलाई कहेंगे। ये कुछ सेल्स हैं जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के जो पेनिट्रेट किए हुए किसके अंदर, सेंसिटियम के अंदर। अच्छा, उसके अलावा आपने याद रखनी है कि हाइपोब्लास्ट जो है वो ये कॉन्टीन्यूस हमने देख लिया था कि ये सारा हो रहा है कि हाइपोब्लास्ट ने जो है ना एडिशनल सेल्स प्रोड्यूस करने हैं
अच्छा, ये जो आपके पास सेल्स हैं, ये देखें, अब यहाँ कुछ सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे दरमियान से, उन्होंने ना दरमियान में पॉलीफ्रेट कर जाना, ठीक है। और छोटा सा आपके पास जो एक योग सैक, डेफिनेटिव योग सैक डेवलप कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये सारा जो सेल्स हैं यहाँ से जो है उन्होंने अपने आप को छोटा कर लिया, ठीक है, छोटे हो गए, मतलब कि कुछ सेल्स जो हैं वो रिमूव हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उन्होंने एक और कैविटी बना दी। ये जो आपके पास इर्द गिर्द वाली कैविटी थी, कौन सी थी, एक्सोसिलोमिक कैविटी थी, उसी के अंदर एक और कैविटी डेवलप कर ली जिसको आप सेकेंडरी योग सैक कहते हैं या डेफिनेटिव योग सैक कहते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास क्या थी, एक्सोसिलोमिक कैविटी थी। तो एक्सोसिलोमिक कैविटी के अंदर कोई कैविटी क्रिएट नहीं थी। अब यहीं वो जो है वो कुछ सेल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे और क्या बना देंगे, सेकेंडरी योग सैक बना देंगे, ठीक है, डेफिनेटिव योग सैक बना देंगे। और ये जो रेमिनेंट्स होंगे, जो कुछ सेल्स रह जाएंगे, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे और ये क्या बना देंगे, एक्सोसिलोमिक सिस्ट बना देंगे। जो सेल्स आपके पास जो हैं वो प्रोलिफरेट करने के बाद कुछ सेल्स जो हैं वो रिमूव होके जो है वो क्या बना देंगे, आपके पास एक्सोसिलोमिक सिस्ट बना देंगे, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है ये वाली, ठीक है, ये तो सोमैटिक कैविटी और सबक्लिनिक कैविटी है। हमने कहा कि जो आपकी एक्सोसिलोमिक कैविटी थी उसी से हमारे पास क्या डेवलप हुआ, योग सैक डेवलप हुआ था, सेकेंडरी योग सैक, ठीक है। तो अब वो तो निकल गई है बीच में से, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रह गया, ये आपके पास डेफिनेटिव योग सैक रह गया। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा सिलोमिक सिस्ट है, जो एक्सोसिलोमिक कैविटी की जो है वो रेमिनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास किस में पड़े हुए हैं, क्रियोनिक कैविटी में पड़े हुए हैं। क्रियोनिक कैविटी आपने किसको कह दिया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी को। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी डेवलप हुई थी ना, उसको ही हमने क्या कह दिया, क्रियोनिक कैविटी कह दिया। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ आपकी कनेक्टिंग स्टॉक डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हमने कह दिया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जब ये छोटा हो गया, आपके पास योग सैक छोटा हो गया, तो आपके पास ये जो बाहर वाली आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है ये बड़ी हो जाएगी, इसको आप क्या कह देंगे, क्रियोनिक कैविटी कह देंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है इनसाइड द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो आपके पास इनसाइड द साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो मीजोडर्म होगी, ये वाली, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म, ये जो सोमैटिक मीजोडर्म आपके पास थी, इसको हमने क्या कह दिया, क्रियोनिक प्लेट कह दी है, ठीक है। उसके बाद ये आपने दे दिया, ये कनेक्टिंग स्टॉक है, कनेक्टिंग स्टॉक के साथ कॉन्टीन्यूस होती है, ठीक है। और इसने जो कनेक्टिंग स्टॉक है इसके अंदर जब वेसल्स आ जाएंगी तो इसने क्या बन जाना है, एम्बिलिकल कॉर्ड बन जाना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एबनॉर्मैलिटीज़। सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ने आपके पास क्या बनाना है, HCG बनाना है। HCG का लेवल जो है ना सेकंड वीक के बाद इतना हो जाता है कि रेडियो इम्यूनोएसिस एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आप प्रेगनेंसी को टेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो है ये आपका HCG डिटरमाइन हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो इम्प्लांटिंग एम्ब्रियोज़ का जो जीनोम होता है 50% जो होता है वो फादर से आता है। तो फॉरेन बॉडी होती है कि तो मैटरनल उसको जो है वो सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट क्यों नहीं करता, इस वजह से नहीं करता क्योंकि जो मैटरनल इम्यून सिस्टम है ना वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम रिजेक्शन, तो ये एम्ब्रियो की रिजेक्शन ना हो सके। अगर ऐसा इम्यून सिस्टम नहीं कर पाएगा तो इससे जो है वो कहते हैं कि ये जो करने की वजह से ये जो इम्यून सिस्टम ने तक रिस्क उठाया है, इसकी वजह से ना वो प्रेगनेंसी स्टेज में जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएं, ठीक है। तो कुछ इन्फेक्शन का यहाँ जिक्र भी किया हुआ है। अच्छा, समटाइम्स जो होती है ना इम्प्लांटेशन वो यूट्रस के अंदर हो जाती है, ठीक है, कुछ एबनॉर्मल साइड्स पे जहाँ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ह्यूमन ब्लास्टोसिस जो है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल के अंदर जो होता है ना यूट्रस के बॉडी के अंदर जो है वो जाके डिपॉजिट होता है, मतलब वहाँ जाके इम्प्लांट होता है। लेकिन कभी कभी जो है ब्लास्टोसिस जो है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन भी उसकी हो जाती है, ठीक है। तो ओपनिंग वाली साइड पे, ओस वाली साइड पे, यहाँ देखिए ये इंटरनल ओस वाली साइड पर जो है वो जहाँ जाके इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बाहर सर्विस को ओपनिंग होगी वो ब्लॉक हो जाएगी और प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा और इस वजह से लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होगी और ये सेकंड पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही हो सकता है, ठीक है, और डिलीवरी के दरमियान भी हो सकता है और ये ब्लीडिंग होगी इससे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है कि अगर आपकी एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर ना हो रही हो या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो रही हो, यूट्राइन ट्यूब के अंदर हो रही हो या ओवरी के अंदर इम्प्लांटेशन हो रही है, इसको आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है।
अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सबसे ज़्यादा तो 95% यूट्राइन ट्यूब के अंदर हो रही है ज़्यादातर एम्पुला की स्टेज पर, ये जो एम्पुला की जगह पे है ना, यहाँ जाके आपकी जो है वो इम्प्लांटेशन हो रही होती है, ठीक है। जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर जो है वो पेरिटोनियल के पास जाके जो है पेरिटोनियल लाइनिंग के पास जाके जो है वो हो रही होती है डिपॉजिटिंग रेट्रो यूट्राइन कैविटी के पास, और जो आपकी इंटेस्टाइन है उसकी प्रीनियम के पास जो है जाके डिपॉजिटिंग हो रही है, ये देखिए यहाँ डिपॉजिट हो रहा है जाके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस किस जगह जाके डिपॉजिट हो रहा है। उसके बाद ओके अगर ओवरी के अंदर डिपॉजिटिंग हो रही है तो ये प्राइमरी ओवेरियन प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। यह आपने याद रखना है कि प्राइमरी ओवेरियन प्रेगनेंसी होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ना 2% ऑफ दी टोटल प्रेगनेंसीज होती हैं, 2% होती है, और 9% से जो है ना मदर्स की डेथ होती है, ठीक है। और एम्ब्रियो जो है वो सेकंड मंथ के अंदर ही जो है वो ख़त्म हो जाता है और हेमरेज जो नशो है मदर के अंदर, ठीक है, और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। उसके बाद अब आपके पास दिया हुआ है कि अगर एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ आपको बताया हुआ है एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट वगैरह भी कॉमन होते हैं, ठीक है, कि किसी में अगर आपके पास ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या एम्ब्रियो ब्लास्ट नहीं बनी या जर्म डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गया वो हो सकता है। उसके अलावा आपके पास जो है एबनॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट जो है ना उसके वजह ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी का साइन ही ना आपको पता लगे, मतलब कि प्रेगनेंसी हो ही ना, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट कभी कभी बहुत सो इन्फीरियर होती है कि कार्पस ल्यूटियम इसको परसिस्ट ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो एम्ब्रियोज जो है वो प्रॉबेबली अबॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर, और प्रेगनेंसी जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि ट्रोफोब्लास्ट सर्वाइव कर जाती है और ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन डेवलप कर लेती है जिसके पास कोई एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं होता। इस तरह की कंडीशन को आप हिस्टिडिफॉर्म मोल कहते हैं, ठीक है। इसमें हाई लेवल ऑफ HCG है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलाइन या मैलिग्नेंट या बिनाइन ट्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्वेसिव मोल या कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट जो है इसका मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाए आपकी यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर जो है आपकी मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाए किसका, ट्रोफोब्लास्ट का। अब जेनेटिक एनालिसिस आपके पास हिस्टिडिफॉर्म का मोल का शो किया हुआ है कि ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लाई जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस होंगे उनके, ठीक है। उसके अलावा मोल के जो सेल्स होते हैं ना वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, और जो इनका जिनोम होता है ना ये पैटर्नल होता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सेल्स होते हैं मतलब कि जो पैटर्नल जीन्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रोफोब्लास्ट की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब ये जो आपके पास हिस्टिडिफॉर्म मोल है इसमें क्या हो रहा है, हिस्टिडिफॉर्म मोल में ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, मतलब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्रोलिफरेट कर रही है, स्ट्रोमेटल एडीमा हो रहा है, स्ट्रोमल एडीमा हो रहा है, मतलब स्ट्रोमा के अंदर जो है वो एडीमा हो रहा है। उसके अलावा वेजिक्यूलर फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ग्रेप लाइक जो अपीयरेंस जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ कुछ आपके पास फंक्शनल डिफरेंसेस वगैरह शो की हुई, मतलब डिजीज़ वगैरह आ रही हैं जेनेटिक, जैसे आपके पास प्राडर विलाय दी हुई है इधर, और ये जो आपके पास दूसरी दी हुई एंजल सिंड्रोम, इसकी सिर्फ आपको सिंड्रोम्स का पता होना चाहिए, इनके सिम्टम्स वगैरह का। उसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से एक फिनोमिना जिसकी वजह से डिफरेंशियल मॉडिफिकेशन या एक्सप्रेशन होती है डिफरेंट जीन्स और एलील्स की, अलील्स या क्रोमोसोमल रीजन्स की जो है ना मॉडिफिकेशन या डिफरेंट एक्सप्रेशन हो रही होती है कि डिपेंड कर रहा होता है उस पेरेंट पे जिससे जो है आपके पास जेनेटिक मटेरियल आया है। इस कंडीशन को आप जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आपने याद रखनी है कि जेनेटिक डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो रही हो या एक्सप्रेशन हो रही हो ऑफ एक क्रोमोसोमल रीजन की, या आपके पास जो है होमोलोगस अलील्स की डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन हो रहा हो डिपेंडिंग अपॉन दी पेरेंट के किससे जो है आपके पास जेनेटिक्स जो मटेरियल आ रहा है, तो इसको आप जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन